अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अन्नदाता कार्यक्रम। परवल की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और रोपाई तकनीक। पॉली हाउस में जरबेरा फूल की खेती अधिक आय का जरिया। परवल की खेती प्रदेश के दियारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन आप परवल की खेती से अधिक उपज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर रोपाई करते समय तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे। अतः आप परवल की रोपाई करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना की डॉक्टर संगीता। परवल जो है एक बहुवर्षीय सब्जी में आता है, अर्थात पेरेनियल क्रॉप है। उसको एक जगह में 5 से 6 साल तक उसको रख करके फसल को उससे लाभ उठाया जा सकता है। इसको परवल को जो लगाने का समय है 15 अगस्त सबसे बढ़िया समय है, जब आद्रा नक्षत्र के बाद ही इसको लगा दे परवल को। और इसकी जो रोपाई होती है, प्रसारण जो होता है उसकी कटिंग द्वारा करते हैं। में है उसमें प्रमुख है राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक। तो इसके लिए जो मिट्टी है बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जो नदियों की जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी उपयुक्त होती है। और यह भी ध्यान दें कि वहाँ जल का निकास अवश्य होना चाहिए। जब किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मई जून में कर दे, उसके बाद बरसात के शुरुआत में ही 2 जुताई करके उसमें खाद वगैरह मिलाना पड़ता है। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद खेत तैयार करते समय मिलाए। और जब फाइनली खेत जब आपका तैयार होगा तो उसमें तत्व के रूप में 100 केजी 60 और 60 केजी NPK को खेत में अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। तो जहाँ तक नाइट्रोजन की बात हुई, उस 20 किलो जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन उसको शुरुआत में मिलाते हैं, बाकी 3 बराबर हिस्सों में उसको बांट करके उपवेशन के रूप में जड़ों के इर्द गिर्द में दिया जाता है। जड़ से अर्थात 6 सेंटीमीटर छोड़ करके उसको दिया जाता है। अब बात आई उसको खेत में लगाने का समय, तो इसके लिए हम गड्ढे बना लेते हैं। जो गड्ढे की जो है 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के रूप में गड्ढे बना लिए। और लगाते समय प्रति गड्ढा में 2 से 3 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खल्ली, अगर नीम की खल्ली उपलब्ध ना हो तो 5 किलो जो है उसमें 5 ग्राम फ्यूराडेन डाल दे, ताकि जो उसमें जमीन से जो कीटाणु है जमीन में वो खत्म हो जाए। उसके बाद ही उसकी पौधे की रोपाई कर दे। जो आप गड्ढे तैयार किए हुए हैं ऊंचा करके उसी में उसको लगा दे। लगाने का जो समय है 15 अगस्त के बाद, जैसा मैंने बताया। और दियारा क्षेत्र में अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं, जब बरसात का पानी खत्म हो जाता है तभी उसमें लगा दिया जाता है।
और किसान भाई यह ध्यान दे कि जब भी परवल का फूल जो है, दोनों नर और मादा किस्में अलग अलग पौधे पर आते हैं, तो कम से कम 10% जो है नर फूल का होना आवश्यक है। तो और इसके बाद इसमें नर की जो पहचान है वो फूल लंबा और खड़ा होता है, और मादा फूल जो होता है हल्का सफ़ेद, रोएदार और थोड़ा फुला हुआ होता है। इससे उसकी पहचान होती है। इसके प्रसारण के लिए लगभग जो हमने बताया दूरी 2 मीटर बाय 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार की कतार से दूरी होना चाहिए, और प्रति हेक्टेयर 2400 लत्तर की आवश्यकता होती है। और लत्तर का जो अमूमन जो साइज होता है 60 से 75 सेंटीमीटर लंबाई उसकी होती है, और उसको निश्चित समय रोपाई के तुरंत बाद उसकी सिंचाई करते रहें। चूँकि बलुई मिट्टी में होती है तो शुरुआत में तो उसको कई दिनों तक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। गर्म के महीने में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर परवल की सिंचाई करते रहें, और यह ध्यान दें कि परवल जो है उसमें फलन फूलन की अवस्था में नमी बनी रहे और अधिक पानी नहीं जमने पाए, नहीं तो परवल की लतरें जो हैं सूखने लगेंगी। और किसान भाई जो मचान के ऊपर लगाना चाहते हैं, मचान बना करके परवल की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए जो दूरी है 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर है, और इसमें जो है 4000 तकरीबन आपकी लत्तर लगेंगी, कतरन जिसको कहते हैं। और किसान भाई इसमें निकौनी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो फूल आने से पहले आप 5 से 7 निकौनी कर दें, नहीं तो कोई खरपतवार नाशक जैसे स्टॉम्प हुआ 3 kg 1000 लीटर पानी में मिला करके रोपाई के बाद, लत्तर की रोपाई के बाद इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। 2 दिन के बाद छिड़काव किया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। पॉली हाउस में जरबेरा फूल की खेती अधिक आय का जरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बिहार झारखंड के किसान भाई झरबेरा की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें इस फसल के बारे में तकनीकी जानकारी के अभाव में गुणवत्ता युक्त और अधिक फूल का उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप झरबेरा की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झरबेरा की उन्नत प्रभेदों का चुनाव कर इसकी रोपाई वैज्ञानिक ढंग से करनी होगी, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जिला समस्तीपुर के डॉक्टर अनिल कुमार। क्योंकि झरबेरा की खेती के लिए जो हमको पुष्पन के समय जो तापमान चाहिए वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की तापमान अच्छा होता है। तो अगर अभी हम उत्तर भारत की बात करें तो अभी झरबेरा लगाने का बहुत ही अच्छा समय है, जो सितंबर और अक्टूबर का महीना, इसी समय आप किसान भाइयों को झरबेरा लगा लेना चाहिए। अब रही बात की उन्नत प्रभेद की बात है, तो प्रभेद कौन सी लें ये बड़ा निर्भर करता है। और विशेष तौर से अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों की प्रभेद या फूल जो बाजार में बिकते हैं वो रंगों के हिसाब से बिकते हैं। तो पहला ध्यान किसान को देना चाहिए कि किन किन रंगों के पुष्प बाजार में अच्छे बिकते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे लाल रंग के, गुलाबी रंग के, सफेद रंग के और पीले रंग के फूल काफी बाजार में और महंगे बिकते हैं। तो इन रंगों को ध्यान में रख के वैरायटी का चुनाव करें। और इसमें सबसे खूबसूरत और अच्छी वैरायटी है लिबर्टी, स्मारा, बीबियन, ब्लू मून, व्हाइट मारिया, ये सब अच्छी वैरायटी हैं। और जितने मैंने रंगों की बात करी ये सारे रंग इसमें मिलते हैं। और अभी जो हम खेत में पौधों को लगाएंगे तो उसमें खेत को अच्छी तरह से तैयार करके और रेज बेड पर ही लगाना चाहिए। अगर ड्रिप का साधन है तो ड्रिप के साथ लगावें, अगर ड्रिप नहीं है तो फ्लैट बेड पर लगावें, यानी समतल क्यारियों में लगावें। क्यारियों की लंबाई आप लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर के आसपास रखें। और पौधे लगाने की जो दूरी है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो हमारे प्रभेद होते हैं वो सब आज के डेट में हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर प्लांट में मिलते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट को लगाने के लिए आप
कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि प्रति हेक्टेयर हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हों। तो इस तरह से ध्यान में रख के किसानों को लगाना चाहिए। चूँकि टीसर कल्चर प्लांट महंगा आता है, 30 से 35 रुपए का एक पौधा आता है, ये पुत्तल होता है और इसको लगा देते हैं तो जमीन के आसपास से इसमें शक्कर से निकलती रहती है और पौधे में फूल निकलते रहता है, फिर डंठल को हम तोड़ लेते हैं। जरबेरा की फूलों की खेती ओपन फील्ड और पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस में हम तापमान और नमी को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अगर हम ओपन फील्ड में करते हैं तो हम तापमान और नमी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ओपन फील्ड में उत्पादन हमको 10 से 15 फूल प्रति पौधे ही मिलते हैं एक वर्ष में। लेकिन जब हम पॉली हाउस में जाते हैं तो निश्चित तौर पर पॉली हाउस में तापमान हम मेंटेन करते हैं और प्रति वर्ष हमको 30 से 35 फूल मिल जाते हैं। तो 3 से 4 गुना हमारी आमदनी बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर उसमें हम पोषक तत्वों का प्रबंधन हर दूसरे महीने पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। और विशेष तौर से अगर हम पॉली हाउस में जब काम करते हैं तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट और हार्मोन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पौधे लगातार फलते फूलते जाते हैं। तो इसलिए हमको, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हर 10 से 15 दिन पर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। और रोपाई से पहले जो खाद उर्वरक का व्यवहार किए हैं उसके बाद हर दूसरे महीने कम से कम 15 से 20% जो रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर है वो 15 से 20% हर दूसरे महीने पर आप जमीन में मिलाते रहें। जरबेरा की फूलों की खेती में सबसे जो परेशान करता है वो थ्रिप्स नाम का कीट और माइट, ये 2 कीट जो है काफ़ी परेशान करते हैं। और ये कीट आते तब हैं कि जाड़े में तो नहीं आते, लेकिन जब तापमान उठने लगता है या तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो उस समय इन कीटों का आक्रांत बढ़ जाता है। और इनके निदान के लिए कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें, जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, 1 से लेके 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आप पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। चूँकि फूलों की अगर हम बात करें तो इसकी अच्छे क्वालिटी का मतलब होता है कि फूल का जो व्यास होता है, जो आकार होता है फूल के पंखुड़ियों का, वो काफ़ी बड़े साइज में होना चाहिए और लंबे डंठल में आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप तापमान मेंटेन करें और खाद उर्वरक का संतुलित मात्रा में और बराबर इस्तेमाल करते रहें। तो इस तरह से हम पॉली हाउस में लगभग 3 साल तक एक बार पौधा लगा के 3 साल तक खेती कर लेते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। घर की शोभा बढ़ाने हेतु सौंदर्य पौधों को लगाने की तकनीक और प्रबंधन। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने घर के आसपास सजावटी और हरियाली युक्त पौधे रखने की उत्सुकता सबके मन में होती है। अगर आप भी अपने घर की शोभा इन रंगीन पौधों द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो कौन कौन से पौधों को आप लगा सकते हैं और इन पौधों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसकी जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जैसा हम जानते हैं हमारे समय का 80 से 90% भाग जो है वो घर में बीतता है। केवल 10% हम बाहर जाते हैं, वो भी वॉकिंग के लिए जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग घर के अंदर रहते हैं। घर के अंदर के जो वातावरण दूषित होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो स्वास्थ्य संगठन है उसका रिपोर्ट है कि करीबन 4.3 मिलियन मृत्यु प्रतिवर्ष आंतरिक वातावरण के गंदगी के कारण होता है। अब जब इतना बड़ा
आंतरिक वातावरण दूषित है हमारा, तो इसको हम दूर कैसे करें, इससे कैसे निजात पाएं। तो इसको निजात करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारे नासा अमेरिका के वैज्ञानिक वर्क कर रहे थे। अंतरिक्ष में कुछ पौधों को भेज करके और वहाँ के आंतरिक वातावरण को साफ करने के लिए, तो रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं इस अपने जगत में जिनको अगर हम अपने आंतरिक वातावरण में शामिल कर लें तो क्या होगा कि वो 24 घंटे के अंदर 90% तक आंतरिक वातावरण की गंदगी को साफ कर सकते हैं। और ये पौधे जो हैं ये आपको लगाने के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक हैं। कुछ वैसे तो कोई ऐसा पौधा नहीं है जो आंतरिक वातावरण को साफ ना करे, लेकिन एक समस्या ये है कि सारे पौधे आंतरिक वातावरण में रखे नहीं जा सकते, क्योंकि पौधे हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे हमें प्रकृति ने ऐसे भी दे रखे हैं जिनको कि आप अगर छाया में भी रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। उन पौधों के द्वारा हम आंतरिक वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। ये किसान भाइयों, ये ड्रेसिना है, इसको हम फरकेरिया बोलते हैं। ये फरकेरिया का प्लांट है। ये ऑर्नामेंटल पाम है। ये बड़े गमले में है, छोटे में भी बहुत अच्छा चल सकता है। ये भी ड्रेसिना है। ये ड्रेसिना की दूसरी प्रजाति है, को यूका कहते हैं। ये यूका और फरकेरिया में अंतर ये होता है कि यूका में गांठ होती है बड़ी सी, जबकि फरकेरिया में इतनी बड़ी गांठ नहीं होती है इसके जड़ पे। हाँ, ये गांठ है, ये बड़ा सा गांठ। किसान भाइयों, इसको एरिका पाम कहते हैं और ये करीब करीब अपने देश के हर कोने में उग सकता है। और ये छोटे गमले में लगा करके इसको हम अपने घर के अंदर अगर लगाएं तो ये शेड में भी, छाया में भी बड़े अच्छे से ये चल जाता है। इसको आरोकेरिया या क्रिसमस प्लांट बोलते हैं। और ये पूरे छाये में, जहाँ पे केवल बल्ब का प्रकाश हो या ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो सकता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पौधा है डिफेनबैकिया। उसके बाद है मनी प्लांट हम लोग बोलते हैं। फिर सिंसवेरिया बोलते हैं, उसको मदर इन लॉ टंग बोलते हैं क्योंकि इसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है। और उसके बाद एरिका पाम है, और एक ऑर्नामेंटल बांस होता है वो होता है, फरकेरिया है, ऑर्केरिया है। ये सारे पौधे लगा करके हम अपने घर के आंतरिक वातावरण को साफ कर सकते हैं। और लगाने का जहाँ तक समय है तो इन पौधों को लगाने का सबसे अच्छा समय बारिश के समय होता है। इस समय पौधों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। और ये ध्यान रखें कि पौधा आपको नर्सरी से मिल रहा है वो तुरंत का रिपोर्टिंग हो या नया पौधा हो, 2-3 साल पुराना पौधा ना हो। अगर पौधा आप अपने घर पे पैदा कर रहे हैं या फिर आपका पुराना पौधा है उसको रिपोर्टिंग करनी है तो ध्यान रखें कि एक भाग आप मिट्टी, एक भाग आपका बालू और एक भाग कंपोस्ट जरूर होना चाहिए। ये तीनों अच्छी तरह से मिला करके फिर आप इसमें अगर चींटियां और कोई ऐसे कीट पतंगे दिखें जिससे लगे कि आपकी जड़ नष्ट हो रही है तो आप मेलाथियान का प्रयोग करें। मेलाथियान का प्रयोग करने के बाद गमले को अच्छी तरह से भरें और गमले को भरने के बाद फिर उसमें पौधा लगाएं। पौधा लगाने के बाद आप पौधा और बच्चा दोनों एक जैसा होता है। आपको हमेशा इसको देखते रहना है। हर दूसरे तीसरे दिन पे आप इसमें पानी देते रहें। और किसान भाइयों, जब कभी भी आप पौधा लगाएं तो अच्छी तरह से याद रखें कि गमले के छेद पे कंकड़ पड़ा हो। अगर गमले के छेद पे कंकड़ नहीं पड़ा है तो वो क्या होगा, छेद भर जाएगा और जब आप पानी उसमें डालेंगे तो जो पानी की अधिक मात्रा होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और जब पानी की अधिक मात्रा गमले से बाहर नहीं निकल पाएगी तो अधिक नमी के कारण जो भी रोग और व्याधियां पौधों के जड़ों में पैदा होती हैं वो सारी की सारी उत्पन्न हो जाएंगी और आपके पौधे को नुकसान कर देंगी। कंकड़ सही से लगा हो। और किसान भाइयों, अगर आप ये सारे पौधे लगाते हैं और फिर इस तरह से रोटेट करके हम अपने घर के आंतरिक वातावरण को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला जमुई से दिलीप कुमार जी, आप धान की फसल में धड़ छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिलीप कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाई, हमारे यहाँ जो धान की खेती की जाती है वो 2 विधियों से होती है। पहली तो जो हमारी परंपरागत विधि है, उस विधि से हम धान की खेती करते हैं। दूसरी जो नई विधि है, उसके अंतर्गत जो श्री विधि हमारा आता है। तो ये जो समय है, इस समय में मुख्य रूप से जल प्रबंधन के लिए किसान भाई अपने खेत में जल का समुचित जो है स्तर बनाए रखें, क्योंकि बारिश भी जो है कम हो रही है। तीसरी जो बात है वो ये है कि मेर के किनारे जो दूब घास है उसका काफ़ी प्रकोप देखने को मिलता है, और मेर को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि आने वाले समय में मेर से पे कई तरीके के कीट जो हैं वो अपने जीवन क्रिया को पूर्ण करेंगे, और जिससे कि आपकी जो श्री विधि से आपने धान लगाया है उसमें हानि पहुंचेगी। हम लोगों ने अभी बहुत सारे प्रक्षेत्रों का भ्रमण किया, उसमें मुख्य रूप से जो कीट दिखाई दे रहे हैं वो धान का तना छेदक कीट है, और जो पत्र लिपेटक कीट है वो दिख रहा है। तो तना छेदक कीट का अगर आक्रमण होता है आपके खेत में, तो उसका प्रबंधन आपको करना चाहिए। इस वक्त जो आप कर सकते हैं वो ये है कि तना बेधक के आर्थिक स्तर आने की स्थिति में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो है 4G, उसकी 20 से 25 किलोग्राम, या फिप्रोनिल जो है 0.3 GR, उसकी जो है 15 किलोग्राम, या कार्बोफ्यूरान जो आती है 3G, उसकी 33 किलोग्राम, या 4-10G जो है उसका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग जो है नमी की अवस्था में करने से तना बेधक जो कीट है वो नियंत्रित हो जाता है। अगर असिंचित दशा है, खेत सूखा हुआ है, उस वक्त में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो है 50 SP की 600 ग्राम, या मोनोक्रोटोफास 30 SL जो है उसकी 1100 ml, या ट्राइजोफॉस जो है उसकी 40 EC जो होती है उसकी तकरीबन 900 ml की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे, तो तना बेधक जो कीट है इसको आप नियंत्रित कर पाएंगे। ये धान का प्रमुख कीट है, और इस कीट के आक्रमण होने के बाद जो है जो बाली होती है जो निकलती है वो कहीं न कहीं खखड़ी हो जाती है, और उसमें दाने नहीं बन पाते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटेर पालन कम समय में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय। अधिक उत्पादन हेतु तंबाकू की रोपाई पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।